आज के क्लास में हम लोग लिंग सहलगन वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लिंग डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़े थे कि लिंग का डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि नर का जन्म होगा कि मादा का जन्म। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिंग सहलगन वंशागति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ जिन लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अब बताए थे कि अगर 44 प्लस X अगर इंसान का बात करेंगे तो इसको हम लोग लिंग क्रोमोसोम कर रहे थे। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, तो जब जो कोई लक्षण का जीन किस पर, या तो X पर या Y पर पाया जाए, ठीक है, इस पर नहीं, ये 44 को छोड़कर जिन लक्षणों का जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उनकी वंशागति के लिए सहलगन वंशागति कहते हैं। वैसा जब वंशागति होती है, ये लक्षण जब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, मान लो कि इसी गुणसूत्र पर क्या होता है, किसी गुणसूत्र पर जीन जब पाया जाता है किस पर, तो लिंग क्रोमोसोम वाले पर, जो लिंग क्रोमोसोम वाले पर जब जीन पाया जाता है और वैसे ही क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन में वंशागत हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सहलगन वंशागति हम लोग कहते हैं। और बात करेंगे ड्रोसोफिला एवं मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग क्रोमोसोम हमेशा एक जोड़ा पाया जाता है, जैसे कि XY या XX, तो ये एक जोड़ा ही पाया जाता है लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, मनुष्य का बात करें या ड्रोसोफिला का बात करें। मादा में लिंग क्रोमोसोम XX होता है, ये पहले से बताते आ रहे हैं कि ये समान होता है। युग्म को होमोमॉर्फिक हम लोग कहते हैं। जब ये समान होता है, दोनों एक समान होता है, तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं होमोमॉर्फिक हम लोग कहते हैं। जबकि नर का अगर बात करेंगे तो उसमें एक अलग अलग रहता है, एक X रहता है, एक Y रहता है, तो ये समान नहीं रहता है। तो जब समान नहीं रहता, समानता मादा में X क्रोमोसोम कैसा आकार होता है, तो X क्रोमोसोम का जो आकार होता है रड शेप होता है। कैसा होता है, रड के शेप का आकार होता है। और Y क्रोमोसोम का आकार देंगे तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक मतलब इस प्रकार का, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है Y क्रोमोसोम का आकार का बात करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो X क्रोमोसोम होता है उसका जो आकृति होता है वो रड शेप होता है, मतलब डंडाकार आकृति होता है सीधा। और अगर Y क्रोमोसोम का आकृति का बात करेंगे तो इस प्रकार का आकृति इसका देखने को मिलता है। इन्हें हेक्टोमॉर्फिक हम लोग कहते हैं। ये जो Y वाला होता है इसको हम लोग नाम देते हैं हेक्टोमॉर्फिक। अब देखो जो X वाला होता है, दोनों X ही है, तो उसको हम लोग कहते हैं, वैसे युग्म को हम लोग होमोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग रहेगा XY तो उसको हम लोग हेक्टोमॉर्फिक कहते हैं, उसको हम लोग हेक्टोमॉर्फिक क्रोमोसोम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि XX वाला को होमोमॉर्फिक कहते हैं और XY वाला को हेक्टोमॉर्फिक हम लोग कहते हैं। लिंग सहलगनता साधारणतः X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो जो लिंग सहलगनता हम लोग होता है वो किस पर ज़्यादातर जीन जो पाया जाता है, लिंग सहलगन वाला जीन, वो किस पर ज़्यादातर X पर ही पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर ऐसा नहीं बोला गया है Y पर नहीं पाया जाता, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो किस पर, X पर ही देखने को मिलता है। इसे X क्रोमोसोम वंशागति भी हम लोग कहते हैं, इसलिए कि इसी कारण का होता है कि कोई भी गुण क्या होता है पेरेंट्स से उनके बच्चे में जाता है, इसलिए इसको हम लोग X क्रोमोसोम वंशागति भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि सहलगनता Y क्रोमोसोम में हो, अगर Y पर हो, Y पर भी हो सकता है लेकिन Y पर कम होता है, उसे Y सहलगनता हम लोग कहते हैं। और इस प्रकार के वंशागति को हैलोडिंग वंशागति हम लोग कहते हैं। इस असाधारण वंशागति के बहुत ही कम उदाहरण है। मतलब अगर Y वाला बात करेंगे तो इसका बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेगा, ज़्यादा जो होता है X वाला होता है। जैसे कानों में बाल का बहुलता, बहुत लोगों को देखा जाता है कि कान में बाल आ जाता है, कान के पास में क्या बाल देखने को मिलता है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है और ये Y गुणसूत्र के कारण ही होता है। Y गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होता है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित कर देता है। यह स्केली त्वचा, ठीक है, स्केली त्वचा मतलब त्वचा थोड़ा चिपचिपा टाइप का रहेगा। लिंग क्रोमोसोम पर हेक्टोसोम या एलोसोम भी कहते हैं। इसको हम लोग हेक्टोसोम या एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस प्रकार के सहलगनता को हेक्टोसोम या एलोसोम सहलगनता कहते हैं। जब Y गुणसूत्र पर क्या होगा, जो जीन होगा वो उपस्थित होगा तब। आगे दिया है कि X सहलगनता के अनेक उदाहरण है। अगर X सहलगनता का बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है, Y का बहुत कम देखने को मिलता है। जो ऊपर हम लोग देखे कान में क्या हो जाता है, बाल आ जाता है, कान में बाल आ जाता है, ठीक है, या स्केलिक त्वचा हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन X सहलगनता का बहुत सारे एग्जाम्पल, सबसे पहले एक बीमारी का नाम दिया हुआ है और ये जेनेटिक बीमारी होता है होमोफीलिया।
होमोफीलिया। तो होमोफीलिया भी किसके कारण ही हो पाता है, तो वाई एक्स सहलगांता के कारण ही हो पाता है। और ये जो उपस्थित होता है, ये जो जीन जो ये बीमारी लेकर आता है, ये किसके ऊपर उपस्थित रहता है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होता है और वही क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। इवन वर्धनता, वर्धनता मतलब कलर ब्राइटनेस, देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसा भी लोग देखने को मिलता है कि उसको कलर का पहचान करने में दिक्कत आता है। तो जब वैसा बीमारी होता है तो उसको हम लोग वर्धनता कहते हैं। हीमोफीलिया तो जो होता है वो तो हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है कि ब्लड का क्लॉथिंग नहीं हो पाता है। तो ये सब जो बीमारी का लक्षण देखने को मिलता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, तो इस किस कारण से, तो एक सहलगांता के कारण ही हो पाता है। इसलिए कि ये जो जीन उपस्थित होता है किसके ऊपर रहता है, तो एक सहलगांता के ऊपर ही होता है। रोग का कारण समयुग्मजी अवस्था में अप्रभावी जीन होता है। अब ये जो रोग होता है, जो भी रोग होता है, कभी भी इस बात को ध्यान में रखना, जो भी रोग होता है वो अप्रभावी वाला ही होता है, प्रभावी नहीं होता है, तो रोग बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अप्रभावी वाला ही लक्षण होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अप्रभावी वाला लक्षण हम लोग को कम देखने को मिलता है। तो इसी कारण से ये जो रोग होता है, रोग जो होता है वो कैसा लक्षण होता है, तो अप्रभावी लक्षण वाले जीन होते हैं। ठीक, अप्रभावी लक्षण वाला अगर हीमोफीलिया का बात करेंगे तो उसको एच से दिखाते हैं, और अगर वर्धनता का बात करेंगे तो उसको स्मॉल सी से हम लोग दिखाते हैं। उसके जीन का जो एलील होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में लिंग सहलगांता किस प्रकार से देखने को मिलता है उसके बारे में दिया हुआ है। मधुमक्खी जो होता है, तो ड्रोसोफिला में नर तथा मादा में लिंग सहलगांता लगभग 100 समान रूप से पाई जाती है। जब लाल आंखों वाली मादा का संकरण उजले आंखों वाले नर से कराया जाता है। अब देखो, ये दो के बीच में निषेचन की घटना कराया जाता है। एक जो ड्रोसोफिला लेते हैं उसका आँख का कलर कैसा होता है, लाल होता है, और एक जो ड्रोसोफिला लेते हैं उसका आँख का कलर कैसा होता है, तो उजला होता है। जब इनके प्रथम पीढ़ी में संतान देखने को मिलता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान होते हैं वो कैसा होते हैं, तो लाल आँख वाली होती है। तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी संतान होते हैं वो सब के सब कैसा होते हैं, तो लाल आँख वाले देखने को मिलता है। जबकि F1 पीढ़ी की लाल आँख वाले नर एवं मादा का अंतर संकरण कराया जाता है। फिर जब F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न होते हैं उनके बीच में संकरण जब कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में जो सभी संतान होते हैं, तो सभी मादा संतान, जितना भी मादा संतान होते हैं उनका कलर कैसा होता है, आँख का, तो लाल होता है। लेकिन जो नर संतान होते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि 50% क्या होता है, लाल होते हैं, और 50% क्या होते हैं, उजले होते हैं। 50% क्या होते हैं, उजले होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक लाल आँख वाले ड्रोसोफिला का संकरण कराया जाए उजले आँख वाले ड्रोसोफिला के साथ, तो पहले जनरेशन में जो भी मिलेंगे सबके सब, मादा भी या नर हो, सबका आँख का कलर कैसा होगा, लाल होगा। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन का बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन में ये देखने को मिलता है कि जितना भी मादा होगी वो सब के सब का आँख का कलर कैसा होगा, सबके सब का आँख का कलर लाल होगा। लेकिन अगर नर का बात करेंगे, नर में 50% आँख का कलर कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा, और 50% कैसा दिखेगा, तो 50% उजला दिखेगा, मतलब वाइट दिखेगा। ठीक, तो 50% कैसा दिखेगा, उजला दिखेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो ये काम करते हैं, एक हम लोग ड्रोसोफिला हेडिंग डाल के इसको लिख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला पॉइंट याद रखना है, लिख के रखना है, या कहीं पर कॉपी में नोट डाउन करके रखना है कि जब एक लाल आँख वाले मादा का आँख कैसा लाल और नर का आँख कैसा व्हाइट के साथ जब संकरण कराया जाता है, तो उस बीच में उसका जो संतान उत्पन्न होता है, तब पहला जनरेशन में नर और मादा दोनों का आँख का कलर कैसा दिखेगा, लाल ही दिखेगा। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन में जाएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि सारे मादा का कलर का आँख का कलर कैसा होगा, लाल होगा। लेकिन अगर नर का बात करेंगे, नर का 50% जो आँख का कलर होगा वो लाल होगा, 50% जो होगा वो उजला होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, डायग्राम से भी दिखाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य में लिंग सहलगांता के बारे में चर्चा करेंगे।
मनुष्य में लगभग 70 लिंग सहलग्नता जीनों की पहचान की गई है। मतलब अभी तक कितना 70 जीन देखने को मिला है जो सहलग्नता को दर्शाता है, सहलग्नता को दर्शाता है। सहलग्नता का मतलब पहले ही बता दिया गया कि ये सीधे किसी एक पर उपस्थित रहेगा, एक क्रोमोसोम पर उपस्थित रहेगा और बिना ये पृथक हुए क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। तो उसको हम लोग लिंग सहलग्नता हम लोग यहाँ पर नाम जान रहे हैं। लिंग के ऊपर, लिंग वाले क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित रहता है, इसीलिए हम लोग उसको लिंग सहलग्नता के नाम से जानते हैं। ऐसा कितना जीन हम लोग को देखने को मिला है मनुष्य में अभी तक? 70 जीन का पहचान किया गया जो संतानों के लक्षणों को प्रभावित करता है, जो संतानों में चला जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें देखने को मिलता है वो हीमोफीलिया देखने को मिलता है। सबसे पहले जो देखने को मिलता है हीमोफीलिया देखने को मिलता है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। ये भी अप्रभावी होता है, जितना भी बीमारी होता है तो सबके सब अप्रभावी होता है। जिसमें रोग मनुष्य की रुधिर, अब इसमें ये बीमारी होता क्या था पहले ही बता दिए कि इसमें क्या होता है, तो जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है उसका क्लॉटिंग नहीं होता है। मतलब अगर कहीं पर कट जाता है तो ब्लड निकलते जाता है, वो रुकता नहीं है ऐसे बीमारी में। और ये जेनेटिक बीमारी होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है। अगर पिता का है तो उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। जमने की क्षमता न के बराबर होता है। इन रोग के चलते शरीर के किसी भाग पर कटने पर रुधिर प्रवाह अड़ियल हो जाते हैं, मतलब रुकता ही नहीं। रुधिर के जमने वाले प्रोटीन का संश्लेषण रोग के अग्रसित होने में नहीं। अब जो प्रोटीन का जो, अब देखो रुकता कैसे, ब्लड अपने आप क्लोट हो जाता है, वहाँ पर क्लोटिंग हो जाता है, अब ब्लड रुक जाता है तो उसमें प्रोटीन का मात्रा होता है जो उसको रोकने का काम करता है। जो यही प्रोटीन होता है उसका निर्माण वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और ये जो बीमारी होता है ये किसके ऊपर उपस्थित रहता है? ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? ये जो जीन होता है, ये जो जिस जीन के कारण होता है वो जीन किसके ऊपर रहता है? तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग वाहक की स्त्री के साथ हो जाता है, बताया जा रहा है कि अगर पुरुष जो है उसका क्या सामान्य है और जो स्त्री है उसको ये बीमारी हुआ है, तो इन दोनों से उत्पन्न मादा संतान में 50% सामान्य होंगे एवं 50% हीमोफीलिया रोग वाहक होंगे। अब देखो जो मादा अगर संतान होते हैं तो उसमें 50% क्या चांसेस रहेगा कि उसके पास कोई बीमारी नहीं होगा और 50% चांस रहेगा कि उसके पास वो रोग होगा। जबकि अगर नर संतान का बात करेंगे 50% सामान्य होंगे और 50% रोग वाले उत्पन्न होंगे। अभी जो होता है ये कैसे होता है उसको समझना है, ये कैसे होता है उसको समझना है। अब यहाँ पर देखना है, ये है मादा, ये माता बोल सकते हैं और ये पिता बोल सकते हैं। पिता के बीमारी ये नहीं है, पिता की बीमारी नहीं है। इसको पिता का जब बीमारी नहीं है तो हमको XY दिखा दिए है, XY पर कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है। लेकिन ये माता में है और माता में होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं एक्स, एक तो सही एक्स है, एक पर ये बीमारी दिखा रहे एक्स से दिखाया जा रहा है कि इस एक्स के ऊपर यही एक जीन उपस्थित है H वाला जो कि ये बीमारी को लेकर आ रहा है और ये मादा में बीमारी है। और इस बात को समझना है, मादा के किसी भी एक्स एक पर ही रहेगा तो बीमारी दिखेगा और नर में भी एक्स वाला पर, नर में देखो ये एक्स वाला पर ही उपस्थित रहेगा तो एक्स वाला पर रहेगा तो ये बीमारी दिखेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब युग्मक बनता है तो ये टूटता है, तो ये एक्स और एक्स में टूट जाएगा और ये एक्स और एक्स में XY में टूट जाएगा। अब जब युग्मक का संलयन होता है तो हो सकता है ये वाला एक्स इस एक्स से मिल जाए। तो जब ये वाला एक्स इस एक्स से मिलेगा तो इसमें कोई भी बीमारी वाला एक्स आया क्या? नहीं आया। लेकिन जब एक्स गुणसूत्र आया तो किसका निर्माण होगा? लड़की का निर्माण होगा, डॉटर का निर्माण होगा और ये इसको कोई भी बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे कि अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मिला, ये दोनों एक्स ही है, इसमें भी क्या होगा? लड़की का निर्माण होगा। लेकिन ये बीमारी वाला एक्स आ गया इसलिए इस लड़की में क्या होगा? हीमोफीलिया रोग देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ये वाला पहला वाला एक्स अगर इस Y से मिला तो XY बना तो XY में किसका? लड़का का निर्माण होता है और ये जो X है ये बीमारी वाला X नहीं है, इसलिए इस लड़के में कोई भी बीमारी नहीं होगा, हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे ये बीमारी वाला एक्स इसमें आया तो ये भी लड़के का ही निर्माण होगा इसलिए कि इसमें वाई है, लेकिन इसके में बीमारी देखने को मिल जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है कि दो डॉटर में से एक डॉटर में, मतलब दो बेटी में से एक बेटी में बीमारी नहीं है और एक बेटी में बीमारी ये देखने को मिल रहा है। वैसे ही सन में अगर बेटा में बात करेंगे तो एक बिना बीमारी का है और एक में ये रोग नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो रोग है हीमोफीलिया, ये रोग 50% लड़कों में 50% लड़कियों में अगर बात करेंगे तो लड़कियों का आधा में चांस रहेगा कि कोई भी बीमारी नहीं हो, आधा चांस रहेगा कि बीमारी वाला हो। लड़का में भी वही रहेगा कि आधा में चांस रहेगा बीमारी रहे, आधा में चांस रहेगा
लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा करने का मतलब है जो लड़की थी, जो माता थी, जिससे शादी हुआ स्त्री थी, उसको ये बीमारी नहीं है, लेकिन जो लड़के हैं जिससे शादी हुआ पिता, जो पिता बन रहे, उनका ये बीमारी है। अब ये दोनों के बीच इनके जो संतान होंगे तो कैसे होंगे, तो ऑब्वियस है कि अगर ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिला तो यहाँ पर एक्स एक्स बना, तो ये किसका, बेटी का निर्माण होगा। लेकिन इस केस में इसको ये बीमारी होगा, इसलिए कि क्या है, एक एक्स पर ये दिख रहा है। अगर ये वाला एक्स से मिल रहा है, इस केस में बेटी का निर्माण होगा, इसमें भी बीमारी देखने को मिलेगा। अगर ये हम लोग को देखने को मिला कि ये वाला एक्स ये वाला वाई से मिला तो बेटा का निर्माण होगा, लेकिन इसमें कोई भी बीमारी नहीं होगा। अगर ये वाला एक्स इस वाई से मिला तो इसमें भी बेटा का निर्माण होगा, कोई भी बीमारी नहीं। तो इस केस में क्या देखने को मिला, जब शादी ऐसे इंसान से हुआ जिसमें जो लड़का था जिससे शादी हो रहा था उसमें ये बीमारी था, जो लड़की थी उसमें ये बीमारी नहीं था, तो जब इसमें संतान होंगे तो जितने भी बेटी होंगे सब में ये बीमारी देखने को मिलेगा, लेकिन बेटा में ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। तो कब ऐसा होगा, जब जो पिता होंगे, पिता में अगर बीमारी होगा और माता में बीमारी नहीं होगा तब। लेकिन ऊपर में क्या था, माता में बीमारी था और पिता में बीमारी नहीं था, तो लड़का में 50% चांस था कि अच्छा लड़का होगा या रोग वाला होगा। लड़की में भी वही था कि अच्छा लड़की होगी या रोग वाला 50% चांस रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ लड़की में ही बीमारी देखने को मिलेगा, लड़कों में कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। जब पिता में क्या होगा, ये बीमारी होगा तब, जब पिता में ये बीमारी होगा तब। इस बात को आप लोग आई थिंक अब समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे वर्धनाता का। वर्धनाता का अगर बात करेंगे तो इस रोग से ग्रस्त रोगी लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। तो ये जो वर्धनाता जिनको होते हैं वो लाल और हरे रंग में पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि लाल है कि हरा है। इस रोग से संबंधित एक्स क्रोमोसोम, अब ये भी किस पर पाए जाते हैं, एक्स पर ही पाया जाता है, ये भी किस पर पाया जाता है, एक्स पर ही पाया जाता है। तो एवं सामान्य दृष्टि वाले एलील के समक्ष ये अप्रभावी होती है। तो ये भी सामान्य दृष्टि वाले एलील के समक्ष क्या होगा, अप्रभावी देखने को मिलता है। जब किसी वर्धनाता स्त्री की शादी सामान्य दृष्टि पुरुष वाले के साथ होते हैं तो F1 पीढ़ी में पुत्री या सामान्य दृष्टि वाले एवं सभी पुत्री वर्धान होंगे। ऐसे इसलिए होता है कि सभी पुत्र, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो बीमारी है, यहाँ पे जो बीमारी है और ये जो बीमारी है तो पहला कंडीशन ये लिया जा रहा है कि जो स्त्री है, ठीक है, उसमें ये बीमारी है, लेकिन जो पुरुष है उसमें ये बीमारी नहीं है। तब इनके बच्चे में बीमारी होगा कि नहीं होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो बताया ये जा रहा है कि जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी वर्धनाता स्त्री के शादी एक सामान्य दृष्टि पुरुष के साथ होती है तो F1 पीढ़ी में सभी पुत्रियाँ सामान्य दृष्टि की होती है। F1 पुत्री जो भी होगी, जो भी बेटी होगी, सब सामान्य दृष्टि की होती है। तब सभी पुत्र क्या होगा, वर्धान होते हैं। अगर सभी पुत्र में ये बीमारी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि सभी पुत्रों का वर्धान माता से एक सहलग्न वर्धान अप्रभावी जीन प्राप्त होता है, अप्रभावी जीन प्राप्त होता है। पुत्रियों में वर्धान इसलिए प्रकट नहीं होती है क्योंकि इन्हें माता से वर्धनाता एक सहलग्न अप्रभावी जीन प्राप्त होती है, लेकिन पिता से प्राप्त होने वाले एक्स क्रोमोसोम में समांतर दृष्टि के लिए प्रभावी जीन रहता है, जो वर्धनाता वाले एलील के प्रभाव को बढ़ा देता है, लेकिन एलील की उपस्थिति कारण पुत्रियां वर्धनाता की वाहक होती है। अब देखो बात को समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर ढंग से समझना है। मान लेते हैं माता और पिता है, बोल रहा है कि माता में ये बीमारी है। माता में ये बीमारी तभी होगा, इस बात को ध्यान सुनिएगा, माता में ये बीमारी तभी होगा जब इनके ऊपर दोनों के ऊपर क्या रहेगा, दोनों के ऊपर ये जीन उपस्थित रहता है, दोनों एक्स के ऊपर क्या रहेगा, ये जीन उपस्थित रहेगा, तभी जाके माता में ये बीमारी देखने को मिलेगा।
लेकिन पिता में किसी एक पर ही उपस्थित रहेगा तो ये बीमारी देखने को मिल जाएगा। इसलिए कि एक्स वाला पर ही उपस्थित रहेगा, वाई पर तो कभी ये नहीं रहता है, तो ये एक्स पर ही उपस्थित रहेगा तो ये इसमें बीमारी देखने को मिल जाएगा। लेकिन बोला है कि पिता में कोई बीमारी नहीं है, माता में बीमारी, मतलब ये दोनों के ऊपर उपस्थित रहेगा तभी जाकर माता में बीमारी होगा वर्धनाता का। अब जब निषेचन का घटना होगा तो ध्यान से समझना है, ये अगर हो सकता है कि ये इसके साथ मिले तो क्या होगा, एक्स सी एक्स मिलेगा। अब देखो बोला है कि यह अप्रभावी होता है, तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों के ऊपर उपस्थित रहेगा तभी जाके बीमारी होगा। मतलब ये तो लड़की का जन्म होगा, ये क्या होगा, लड़की का जन्म होगा, लेकिन लड़की का जन्म होने के बावजूद भी इसमें कोई बीमारी नहीं होगा, इसमें कोई रोग नहीं होगा, मतलब ये रोग नहीं होगा, रोग नहीं है। अगर ये वाला एक्स इस वाई के साथ मिला तो जब भी वाई के साथ मिलेगा तो इसमें दो को तो एक्स नहीं है ना, एक ही एक्स है, तो एक ही पर आने के कारण इसमें क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। तो ये बॉय है, लड़का है, और इसमें ये बीमारी रोग है, इसमें क्या है, रोग है। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ये वाला एक्स इस एक्स के साथ मिला तो इसमें क्या होगा, इसमें एक जब भी लड़की का बात आएगा, जब भी लड़की का बात आएगा तो उसमें दोनों पर वो कारक होना चाहिए, वो कारक होना चाहिए, दोनों को जीन होना चाहिए, तभी जाकर बीमारी आएगा। लेकिन लड़के में सिर्फ एक ही पर रहेगा, इसलिए कि लड़का में एक ही एक्स होता है तो बीमारी देखने को मिल जाएगा। लेकिन लड़कियों में दोनों को होगा तभी जाके ये बीमारी देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या होगा, कष्ट तो होगा, ये लड़की तो होगी, लेकिन इसमें कोई रोग नहीं होगा, रोग नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर लास्ट वाला बात करेंगे, अगर इसके साथ ये मिला, इसमें भी ये क्या होगा, बीमारी हो जाएगा, इसलिए कि एक ही एक्स है, और जब एक ही एक्स रहेगा, जब लड़का का जब जन्म होगा तो उसमें एक ही पर उपस्थित रहेगा तो ये बीमारी देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा कि दोनों लड़के जो होंगे वो बीमारी रोग जनित होंगे, दोनों लड़के जो होंगे वो रोग जनित होंगे, लेकिन दोनों जो लड़की होंगे उसमें कोई भी रोग नहीं होगा, लेकिन उसके पास रोग कारक है। जैसे कि हम बता रहे थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये तो लंबा है, लेकिन इसके पास स्मॉल वाला भी एलील उपस्थित है जो आगे चल के प्रभावित कर सकता है। वैसे ही इस लड़की में बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसके पास ये एक कारक है जो आगे चल के बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले चीज़ में ये बीमारी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कि इसके कारण नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि ये बीमारी दिख जाए। अभी ये नहीं दिख रहा है, इसलिए कि दोनों पर ये उपस्थित नहीं है। इस बात को यहाँ पे समझना चाहिए, वर्धनाता का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को उत्परिवर्तन के बारे में टॉपिक पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़े, हम लोग दो बीमारियों का चर्चा किए। एक हम लोग जो बीमारी का चर्चा किए, एक तो वर्धनाता के बारे में पढ़े, दूसरा हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़े। हीमोफीलिया रोग में थोड़ा सा अंतर था वर्धनाता में। हीमोफीलिया रोग में क्या था कि अगर किसी मादा को ये रोग हुआ है तो किसी एक पर ही अगर उपस्थित रहेगा, एक ही अगर लिंग विशुद्धि पर उपस्थित रहेगा तो उस मादा को ये रोग रहेगा। ठीक है, और नर में तो एक पर उपस्थित रहेगा तो रहेगा। ये भी एक्स पर ही रहता है और वर्धनाता भी क्या एक्स पर ही रहता है। लेकिन वर्धनाता में अंतर क्या है कि दोनों एक्स पर उपस्थित रहेगा तभी जाकर वो माता को बीमारी होगा, एक पर रहेगा तो नहीं। लेकिन पिता का बात करेंगे तो एक ही एक्स पर रहेगा तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगा, इसलिए कि उसमें एक ही एक्स होता है। लेकिन अगर माता का बात करेंगे दोनों पर उपस्थित होना चाहिए, लेकिन दोनों पर उपस्थित नहीं रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये कैरियर रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ये जाकर प्रभाव दिखेगा। ठीक है, इस बात को समझना है। बाकी का जो इसमें जो टॉपिक है, आगे हम लोग इसमें जो टॉपिक पढ़ना है आगे चल के, तो आगे हम लोग क्या पढ़ना है इसमें, तो उत्परिवर्तन के बारे में चर्चा करना है। तो उत्परिवर्तन के बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।